हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड टॉपिक को लिबरलाइजेशन का, जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, इसके नाम से ही मालूम चल रहा होगा आपको कि इसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि लगभग थोड़ा बहुत पैसे से रिलेटेड होगा। फाइनेंशियल से यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड होगा, यानी कि पैसे कौड़ी से थोड़ा बहुत ये रिलेटेड होगा। तो फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन के आने के बाद क्या बदलाव आया, इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारे वो सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते थे, यानी कि जहाँ पे कि पैसे कौड़ी का लेन देन होता था ना, वो सारा का सारा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर ही आता था, इसी रिफॉर्म के अंदर आता था। जैसे कौन कौन से थे? जैसे कमर्शियल बैंक यानी कि जो कि लोन देने का काम करती हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे हमारा SBI है ना। उसके बाद फिर कोटक महिंद्रा बैंक है। ये सारा हमारा क्या है? कमर्शियल बैंक है। इसकी आपको लोन देती भी है, इसके साथ साथ आपसे इंटरेस्ट भी लेती हैं। तो ये कमर्शियल बैंक हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंक भी अलग अलग होता है ना, या जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी कि आप मोटा मोटी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हमारा उन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लगता था जहाँ से कि पैसे कौड़ी का लेन देन ये सब हमारा हुआ करता था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर यहाँ पे RBI का रोल आपको देखने को मिलेगा। क्या है RBI का रोल? देखिए, द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI हम लोग इसको शॉर्ट से बोल सकते हैं। तो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ा अभी, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सारे के सारे हमारे इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। और इन सभी पे डायरेक्ट यदि किसी का नज़र है, डायरेक्ट किसी का कंट्रोल है, तो वो RBI का है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यानी कि इन सभी का जो है ना सीनियर आप कह सकते हैं कि ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। द RBI डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक कैन कीप विद देमसेल्व्स, fixes interest rates, nature of lending to various sectors etc. RBI ही डिसाइड करती है कि कोई बैंक अपने पास कितना ज़्यादा पैसा रख सकता है, कोई बैंक कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है, कोई बैंक किसको किसको लोन दे सकता है। यानी कि जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है ना, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड इशू है, डिसीजन है, ये सारा का सारा RBI के हाथ में है, वो भी डायरेक्ट, ठीक ना। तो कौन सा बैंक कितना अपने पास पैसा रखेगा, इंटरेस्ट चार्ज कितना करेगा, है ना, किसको लोन वो दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, तो ये सारा का सारा जो पूरा रिपोर्ट रखता है, जो डिसाइड करता है, वो हमारा RBI ही करता है। इसीलिए इन सभी बैंक का ना ये हेड होता है, सुपीरियर होता है। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे है मेजर एम ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर यदि रिफॉर्म लाया गया था ना, इसका कुछ मेन एम था, यानी कि कुछ मकसद था। क्या मकसद था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज टू रिड्यूस द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। दिस मीन्स दैट द फाइनेंशियल sector may be allowed to take decision on many matters without consulting the RBI। देखिए, हालांकि आज भी मेजर डिसीजन पावर जो होता है ना, वो RBI के पास ही होता है, लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद ये थोड़ा बहुत छूट मिला कि अब हर एक बैंक अपने आप में छोटे मोटे डिसीजन ले सकते हैं। पहले नहीं था ऐसा। पहले छोटे मोटे डिसीजन हो या फिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सारा का सारा डिसीजन मेकिंग जो पावर था ना, वो RBI के हाथ में ही था। लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद अब RBI के पास उतना ज़्यादा पावर नहीं रहा। हालांकि पावर तो इसके पास आज भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना कि पहले था। अब यहाँ से छोटे मोटे बैंक जो है ना अपना, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी इस इशू पे वो अपना फैसला सुना सकते हैं। इस प्रकार का है, यानी कि हर बैंक आज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी भी फाइनल कंट्रोल जो है ना RBI के हाथ में ही है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बस थोड़ा बहुत छूट दे दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। The reform policies lead to the establishment of private sector banks in Indian as well as foreign. Foreign investment limit in banks was raised to around 50%। इसका मतलब क्या हुआ? देखें यहाँ पे
इसका मतलब ये हो गया कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जब रिफॉर्म लाया गया, यानी कि जब बदलाव लाया गया, यहाँ पे कुछ नए नियम कानून लाए गए, तो यहाँ पे ना प्राइवेट सेक्टर भी अपना अब बैंक खोल सकता था। यानी कि पहले जो बैंक था ना गवर्नमेंट के अंडर में था, गवर्नमेंट चलाते थे, लेकिन अब कोई प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बैंक अपना खोल सकते हैं, इनके पास पूरा का पूरा परमिशन था, है ना। उसके बाद कोई इंडियन है तो वो खोल सकता है, इसके साथ ही साथ यदि कोई फॉरेन वाला आदमी है तो वो भी अपना यहाँ पे बैंक खोल सकता है। ये चीज़ था हमारा इस सेकंड वाले पॉइंट में। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 50%। देखिए पहले क्या था ना, पहले यह था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि यहाँ पे कोई भी आदमी यदि इन्वेस्टमेंट करेगा, यदि कोई भी अपना यहाँ पे कुछ सेटअप ये सब लगाएगा, तो वो पहले बहुत ही लिमिटेड था, यानी कि उनको इतना ज़्यादा परमिशन हम लोग नहीं दे रखे थे कि आप जितना चाहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया, जितना हमने पहले उनको परमिशन दे रखा था, हमने क्या किया 50% उसको और बढ़ा दिया कि लीजिए भाई आपका मर्जी है, 50% हम आपको बढ़ा के दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, हम आपको अधिकार दे रहे हैं, और अब आप जिस चीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है, दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द RBI। देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपको देखने को मिलता है इंडिया में ये कि एक बैंक है ना अलग अलग जगह पे ब्रांच है। जैसे SBI का तो बहुत सारा ब्रांच है। जैसे यहाँ पे पटना में जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो पटना में आसपास ही मेरे में 7-8 ब्रांच है। मुश्किल से मुश्किल 10 किलोमीटर के अंदर में 7-8 ब्रांच है। हालांकि 10 किलोमीटर भी नहीं होगा, ज़्यादा ही बोल दिए, ये तो बहुत कम होगा, लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में ना 8-10 यहाँ पे SBI का ब्रांच है। तो यहाँ पे SBI का ब्रांच अब हर बैंक अपना खोल सकता था बिना RBI के। SBI जो है ना, यानी कि कोई भी बैंक अपना ब्रांच अलग अलग खोल सकता था बिना RBI के परमिशन के। लेकिन हाँ, वही बैंक खोल सकता था जिसका कि रेपुटेशन अच्छा हो, है ना, जो कि अपने पूरे नियम कानून का पालन करता हो, जिनका कि रेपुटेशन बहुत हद से अच्छा रहा हो, है ना। इस प्रकार का जिसका यानी कि पूरी तरीके से जो ठीक ठाक काम करता हो, उसके पास ये परमिशन था कि वो अपना ब्रांच खोल सकता है बिना RBI के परमिशन के। तो ये थोड़ा बहुत फ्रीडम इनको मिल रहा था। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि FII सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। यानी कि जो फॉरेन के जो हमारे इन्वेस्टर हुआ करते थे, अलग अलग इन्वेस्टर, है ना, जैसे मर्चेंट बैंकर हो गए, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, पेंशन फंड वाले हो गए, ये सभी के सभी इन सभी को परमिशन मिल गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि आप आके इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि आइए यहाँ पे अपना पैसा लगाइए, है ना, आपको शेयर खरीदना है तो शेयर खरीदिए, जो करना है अब आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म लाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा हद तक सही साबित हुआ और बिल्कुल सही भी था, होना भी चाहिए था, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद फिर हमारे अगले वाले क्लास में होने वाला टॉपिक टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक ना। तो टैक्स के मामले में भी कुछ सुधार लाए गए थे, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।